गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर जा रहे जहाज़ पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय मारे गए। इसने दोनों देशों के संबंध को और ख़राब किया। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मतभेदों के बावजूद क्वाड गठबंधन दुर्लभ खनिजों पर चीन के एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए मजबूती से खड़े हैं। क्वाड में भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका भारत के बीच लगातार मतभेदों के बावजूद भारत और चीन क्वाड को मजबूत बनाए रखे हैं, क्योंकि चीन के दुर्लभ खनिज को तो इसी गठबंधन से निकलता है। बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका के ऊर्जा मंत्री रहे जेफरी पियाट ने कहा, सभी सरकारें इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ CSIS में भारत और उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रीय सीनियर एडवाइजर रिक रासो ने भी यही बात दोहराई है कि मौजूदा तनाव के कारण क्वाड का एजेंडा धीमा हो सकता है, लेकिन चारों सदस्य अभी भी सप्लाई चेन में विविधता लाने के अहम महत्व को समझते हैं। हालांकि इस समूह को अभी भी अंदरूनी तनावों से निपटना होगा। पिछले महीने जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जब क्वाड की बैठक के लिए नई दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने क्वाड पार्टनर्स को यही संदेश दिया। रूबियो ने भारत के साथ मतभेदों को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने भारत को अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदारों में से एक बताया। क्वाड को अमेरिकी रणनीति का मुख्य आधार कहा, समुद्री और आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित कई नए पहलों की घोषणा की, जिसमें $20 अरब का क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव फ्रेमवर्क भी शामिल है। इस प्रस्ताव का मकसद सदस्य देशों में माइनिंग, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट्स में लगातार निवेश के जरिए चीन के नियंत्रण वाली मिनरल सप्लाई चेन पर निर्भरता को कम करना है। चीन ने रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिजों पर अपनी पकड़ और मजबूत की है। चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिशों को बीजिंग के आक्रामक रवैये से नई गति मिली है। अमेरिका सप्लाई चेन के जोखिम को कम करने के लिए घरेलू और विदेशी प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर लगाकर इस मुहिम का नेतृत्व कर रहा है। ग्रेफाइट, गैलियम, जर्मेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे आम खनिजों की प्रोसेसिंग में चीन का लगभग एकाधिकार है। ये धातुएं मिलिट्री सिस्टम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रूरी होती हैं। बीजिंग ने अपने दबदबे का इस्तेमाल हथियार की तरह करना शुरू कर दिया है। पिछले साल अप्रैल में अमेरिका के टैरिफ के जवाब में उसने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, जिससे दुनिया भर में कई कारखाने बंद करने पड़े। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका और चीन के बीच हुए अस्थायी समझौते से एक बड़ा संकट तो टल गया, लेकिन इससे यह भी पता चल गया कि निर्भरता के मामले में स्थिति कितनी नाजुक है। इसलिए भारत और अमेरिका तमाम मतभेदों के बावजूद आपसी हितों के लिए चीन के खिलाफ क्वाड को मजबूत करते रहेंगे। आइए दूसरी खबर भी अमेरिका से ही है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी नागरिकता की आवेदन फीस में 75% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक पेपर के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन करने की फीस $760 से बढ़ाकर $1330 1.26 लाख रुपये की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की फीस को $710 की जगह $1280 किया जाएगा। ये नियम लागू होता है तो खासतौर से ग्रीन कार्ड धारक भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता लेने के लिए ज़्यादा खर्च करना होगा। US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS के 22 जून को नोटिस ऑफ प्रपोज रूल मेकिंग के जरिए जारी किए गए इन प्रस्तावित बदलावों से फॉर्म N-400 को भरने की लागत आवेदन के तरीके के आधार पर 75 से 80% तक बढ़ जाएगी। इसका इस्तेमाल कानूनी तौर पर स्थायी निवासी अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए करते हैं। प्रस्ताव में कम आय वाले आवेदकों के लिए मौजूदा फीस में छूट और फीस माफी को खत्म करने की बात कही गई है, जिसने पहले योग्य अप्रवासियों को नेचुरलाइजेशन प्रक्रिया तक पहुंचने में मदद की थी। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया जब कई कैटेगरी में अप्रवासन की लागत बढ़ रही है। कई भारतीय अप्रवासी अस्थायी वर्क वीज़ा से स्थायी निवास और नागरिकता पाने के लिए लंबे और महंगे रास्तों से गुजर रहे हैं। इस प्रस्ताव के केंद्र में फॉर्म N-400 की फीस में बढ़ोतरी है। इस दस्तावेज का इस्तेमाल कानूनी तौर पर स्थायी निवासी, आमतौर पर ग्रीन कार्ड होल्डर, अमेरिकी नागरिकता के आवेदन के लिए करते हैं। 2024 में लागू मौजूदा फीस स्ट्रक्चर के तहत पेपर पर आवेदन करने वाले 760 और ऑनलाइन सिस्टम में $710 देते हैं। DHS रकम को बढ़ाकर पेपर सबमिशन के लिए $1330 और ऑनलाइन के लिए $1280 करेगा। नए अमेरिकी नागरिकों के मामले में भारत लगातार शीर्ष देशों में शामिल रहा है। रोजगार आधारित अप्रवासियों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक भारत है। कई भारतीय नागरिक अप्रवासन के कई चरणों में सालों बिताते हैं। एक आम प्रक्रिया में H-1B जैसे अस्थायी वर्क वीज़ा पर आना, उसके बाद स्पॉन्सरशिप, स्थायी निवास और आखिर में नागरिकता हासिल करना होता है। ग्रीन कार्ड धारक अमूमन अमेरिका में लगातार 5 वर्षों तक रहने के बाद नागरिकता के लिए पात्र हो जाते हैं, जबकि अमेरिकी नागरिकों से विवाहित लोग 3 साल बाद पात्र हो सकते हैं। नागरिकता के लिए पात्र भारतीय मूल की आबादी के आकार को देखते हुए व्यक्तिगत फाइलिंग लागत में थोड़ी सी भी वृद्धि का मतलब काफ़ी बड़ा कुल वित्तीय प्रभाव हो सकता है। इस प्रस्ताव का असर सिर्फ अकेले आवेदन करने वालों पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ेगा, क्योंकि नागरिकता अक्सर पूरे परिवार के स्तर पर मिलती है। अक्सर भारतीय परिवारों में सभी सदस्य एक साथ इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरते हैं। पति पत्नी अक्सर एक ही समय पर नागरिकता के लिए योग्य होते हैं।
कई परिवार अपने बुजुर्ग माता पिता को भी स्पॉन्सर करते हैं जो बाद में नागरिकता के लिए योग्य हो जाते हैं। अभी के ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम के तहत एक साथ आवेदन करने वाले विवाहित जोड़ों को कुल मिलाकर $14 से $20 देने होते हैं। अगर प्रस्तावित नियम लागू हो जाता है तो उसी जोड़े को $25 से $60 देने होंगे। जब परिवार के कई सदस्य शामिल हो तो वो बढ़ोतरी और भी ज़्यादा असरदार हो जाती है। आइए बात करें बांग्लादेश की। चीन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया है। बीजिंग इस गर्मजोशी भरे स्वागत के जरिए बांग्लादेश को दोस्ती का संदेश देना चाहता है, जिससे भारत की भविष्य में टेंशन बढ़ सकती है। फरवरी में पद संभालने के बाद तारिक रहमान की पहले आधिकारिक विदेशी दौरे का दूसरा चरण है। रहमान मलेशिया से चीन पहुंचे, जहां उन्होंने 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बातचीत की और एक समझौता ज्ञापन MOU और सहयोग से जुड़े 2 अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। माना जा रहा है कि इस यात्रा से ढाका और बीजिंग के बीच आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग और मजबूत होगा और इस दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। डालियान झोउ सुईजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत चीन और बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। इसमें लियाओनिंग प्रांत के वाइस गवर्नर बाई यिंग, बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन और चीन में बांग्लादेश के राजदूत मोहम्मद नजमुल इस्लाम शामिल थे। तारिक रहमान डालियान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित न्यू चैंपियंस की 17वीं सालाना बैठक, जिसे समर दावोस फोरम भी कहा जाता है, में हिस्सा लेने वाले हैं। इस फोरम के दौरान उनके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिलने और बदलते ग्लोबल माहौल में क्लाइमेट लीडरशिप नाम के सेशन में भाषण देने की उम्मीद है और दुनिया भर के राजनीतिक और बिजनेस लीडर के साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। हाई स्पीड ट्रेन से बीजिंग जाने से पहले उनके चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग की तरफ से आयोजित दावत में शामिल होना और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है। रहमान के दौरे में चीन और बांग्लादेश के बीच कई द्विपक्षीय समझौते होने की उम्मीद है। बांग्लादेश के विदेश सचिव असद आलम सियाम ने कहा कि बांग्लादेश और चीन इस दौरे के दौरान 15 से 17 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। उनके बीच तिस्ता नदी परियोजना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। रहमान की 26 जून को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात तय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक रहमान अपनी यात्रा के दौरान चीन से फंड चाहते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में ढाका ने चटगांव में चीनी आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 41.89 अरब टका $340 मिलियन की बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे चीन से रियायती फंडिंग का समर्थन प्राप्त है। अधिकारियों ने इस दौरे को बहुत अहम बताया क्योंकि बांग्लादेश और चीन अपने रिश्तों के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि भारत के लिए बांग्लादेश और चीन के बीच की जुगलबंदी चिंताजनक हो सकती है। ये बात करें ईरान की। अमेरिका की तरफ से तेल प्रतिबंधों में 60 दिनों की छूट मिलने के बाद ईरान ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। इस अस्थायी राहत के दौरान ईरान एशिया के कुछ सबसे बड़े तेल खरीदारों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। इससे तेहरान को अपना निर्यात फिर से शुरू करने और समुद्र में अटके कार्गो तेल लदे जहाज़ों को निकालने में मदद मिलेगी, जबकि शांति वार्ता भी जारी रहेगी। भारत अगर ईरान से तेल खरीदता है तो पिछले दिनों दोनों देशों के बीच जो संबंध में गिरावट का दौर आया था, उसे संभाला जा सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में शामिल ट्रेडर्स ने बताया कि लाइसेंस आधिकारिक तौर पर मिलने से पहले ही नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के प्रतिनिधियों और बिचौलियों ने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य जगहों पर रिफाइनर से संपर्क किया है। इन ट्रेडर्स ने अपना नाम न बताने का अनुरोध किया है क्योंकि फिलहाल बातचीत सार्वजनिक नहीं है। उन्होंने कहा कि तब से यह जल्दबाजी और बढ़ गई है। ईरानी कच्चे तेल पर पिछले कई वर्षों से प्रतिबंध लगे थे। इस वजह से लंबे समय से वो अपनी शिपमेंट मुख्य रूप से चीन को भेजता रहा है। चीन ईरान से काफ़ी कम कीमत पर तेल खरीदता था, लेकिन ईरान अब और ज़्यादा खरीदार खोजने और टैंकरों में मौजूद तेल को निकालने की कोशिश कर रहा है। एनालिटिक्स फर्म वर्कटेक्स के डेटा और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 22 जून तक लगभग 68 मिलियन बैरल कच्चा तेल और कंटेनर सेट समुद्र में था। इनमें से कम 80% टैंकर फिलहाल किसी भी देश के लिए नहीं है। ये तेल खरीदारों के लिए उपलब्ध हो सकता है। ट्रेडर्स ने बताया कि ईरान अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, इसलिए लंबी अवधि के समझौतों पर भी बातचीत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि एशियाई खरीदार जल्दबाजी में नहीं है, ज़्यादातर खरीदारों के पास पर्याप्त सप्लाई है कि उन्होंने होर्मुज जलसंधि में महीनों से जारी रुकावटों से निपटने के लिए पहले ही वैकल्पिक शिपमेंट का इंतजाम कर लिया। ट्रंप प्रशासन के बदलते रुख को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई हैं। साथ ही यूरोपीय संघ यूके की पाबंदियां भी लागू हैं, जिससे फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस में मुश्किलें आ रही हैं। जापान की ताइयो ऑयल कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी अभी ईरानी कच्चा तेल खरीदने पर विचार नहीं कर रही है और कच्चे तेल की खरीद के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। डेटा इंटेलिजेंस फर्म केपलर में रिफाइनिंग, सप्लाई और मॉडलिंग के लीड एनालिस्ट सुमित रिटोलियो ने कहा, जब तक प्रतिबंधों पर अमेरिकी नीति बदलती रहेगी और जियोपॉलिटिकल हालात बहुत अनिश्चित बने रहेंगे, तब तक एशिया के देशों द्वारा ईरानी कच्चा तेल आयात करने का फैसला लेने की संभावना कम है। आमतौर पर भारतीय रिफाइनरियां प्रतिबंध वाले कच्चे तेल को लेने से बचती हैं, लेकिन भौगोलिक स्थिति की वजह से खरीदार जल्दी सप्लाई ले सकते हैं। ईरान की जल्दबाजी और मौजूदा छूट के कम समय को देखते हुए यह बातचीत में एक फ़ायदा हो सकता है। कुछ शिपमेंट सिर्फ 2 या 3 दिनों में भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंच सकते हैं, जिससे उन्हें तय समय के अंदर काफ़ी समय मिल जाता है।
ईरानी तेल पर अमेरिका का ऐलान कई देशों के लिए और खासकर भारत के लिए बड़ी राहत की बात है। भारत तेल आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। देश की तेल की 85% जरूरतें आयात से ही पूरी होती हैं। 2009 में भारत के कच्चे तेल के आयात में ईरान की हिस्सेदारी 14% थी, जिससे वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था। लेकिन जैसे ये प्रतिबंध सख्त होते गए, तेहरान से भारत का कच्चा तेल आयात काफ़ी कम हो गया। 2019 में ट्रंप के दबाव के बाद भारत ने पूरी तरह से ईरानी तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन अब ईरान को अपना कच्चा तेल बेचने की अनुमति मिलने से भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों के लिए एक और विकल्प पर विचार कर सकता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.